तो आखिर वही हुआ। अमेरिका ने अकेले अपने दम पर तो नहीं, लेकिन इस्राइल का साथ लेकर अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर ईरान पर आखिर कुछ हमले कर ही दिए। और इसी बात को लेकर के ईरान शुरू से यह बात कह रहा था, ईरान का कहना था कि जंग की शुरुआत हम नहीं करेंगे, हमारी तरफ से जंग शुरू नहीं की जाएगी, लेकिन अगर जंग शुरू हुई, हम पर अगर जंग थोपी गई, ईरान पर किसी भी तरह से, किसी भी शक्ल में, किसी भी तरह का जंग की शुरुआत अगर होती है तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। वही हुआ, ईरान ने जवाबी हमले भी शुरू कर दिए हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका ने इस्राइल के साथ मिलकर ईरान के शहर तेहरान और कुछ और शहरों में धमाके किए, और इन धमाकों के बाद लगातार अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि ईरान किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान ने न सिर्फ यह कि रिस्पॉन्ड करने की धमकी दी थी, इंतबाह दिया था, वार्निंग दिया था। ईरान ने कहा था कि जंग की शुरुआत हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम भरपूर जवाब देंगे। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं JKL प्राइम डिबेट। तो जंग शुरू, वॉर बिगिंस। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि वॉर आगे किस किस तरह के शक्ल अख्तियार करेगा। ईरान ने जितनी तैयारियां की थी, चाहे ईरान को जिस जिस भी देशों की मदद मिली थी, चाहे रशिया से, चाहे चाइना से मदद मिली, कितनी मिली, क्या मिली, वो सब अब पता चलेगा। अगर अमेरिका और इस्राइल अपने हमले लगातार जारी यूं ही रखते हैं तो ईरान किस तरह से हमले करेगा। ईरान ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में यानी मध्य पूर्व में या मशरिक़ वस्ता में जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं, उन तमाम अमेरिकी अड्डे पर, लगभग तमाम अड्डों पर ईरान ने अपने हमले शुरू किए। ईरान ने बहरीन पर हमला किया, ईरान ने रियाद पर हमला किया, ईरान ने UAE में हमला किया, और खबर यह भी है कि उर्दन में भी हमला हुआ है ईरान का। साथ ही साथ ईरान ने जवाबी हमला इसराइल के भी कई इलाकों में किया है, खासतौर से शुमाली इसराइल में। लेकिन इसकी पूरी कहानी, पूरा सिलसिला समझते हैं। आपको मालूम है कि पिछले काफी दिनों से, हफ्तों से, महीनों से लगातार यह टसल चला आ रहा था और लग रहा था कि अब न तब अमेरिका हमला कर देगा। लेकिन क्या अमेरिका वाकई ईरान पर अकेले हमले करने की हिम्मत जुटा नहीं पाया? क्या अमेरिका ने खुद को इस्राइल के पीछे एक आड़ लेकर हमला करने की सोची, एक रणनीति बनाई? हमारे साथ कई मेहमान हैं, उनके हम तारुफ करा देते हैं। प्रोफेसर अजिताब फॉरेन एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट ईरान अफेयर्स, आपका भी इस्तकबाल है। मोहम्मद अमीन हमारे साथ कुछ देर में शामिल होंगे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। डॉक्टर जाकिर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या स्थिति है, क्या पलटवार जो ईरान ने किया है और जो अमेरिका ने अकेले ना बल्कि इस्राइल का आड़ लेके, इस्राइल की मदद लेकर हमला किया, क्या इससे अमेरिका की किस तरह की पोजीशन समझ में आ रही है? देखिए, जो कुछ हुआ है वो ऑलरेडी नोन था। इसमें कोई, इस वार में कोई सरप्राइजेस नहीं हुई हैं जी। सभी पार्टीज अपने आप में प्रिपेयर्ड थी। अब ये था कि अमेरिका इनिशिएटिव ले कि इजराइल ले। अभी पिछले हफ्ते जो है ये हुआ था, इजराइल एक फॉल्स फ्लैग करेगा, अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा, तब फिर अमेरिका उसको रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन नेतन्याहू साहब व्हाइट हाउस जाते हैं, और जब भी ये गए हैं तो कुछ बड़ा करके प्लान करके आते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते। तभी मालूम हो गया था कि कुछ होने वाला अब है 1-2-3 रोज में जी। तो अमेरिका अब इजराइल जो है खुल के सामने आ गया कि अमेरिका आप ऐसे नहीं आएंगे तो ऐसे आएंगे, और उसने अटैक किया, और उसके रिस्पांस में अमेरिका ने अटैक किया। अब देखने वाली बात है, दुनिया देख रही थी कि अब ईरान क्या करेगा, इतना बड़ा अटैक हो गया है। तो ईरान ने फिर लोगों को भी जो है गलत साबित किया और उसको अटैक किया उसने जी। और उन जगहों पे, सारी जगहों पे अटैक किया जहां पे ईरान ने कहा था कि हम अटैक करेंगे जी। सारे बेसिस पे अटैक किया। अब आप देखिए रेंज ऑफ जो अटैक्स हुए हैं, और उसको अमेरिकन डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाई है जी। खासकर जो बहरीन का नेवल, जो उनका जो नेवल बेस है जी, उस पे जो अटैक हुआ है, वो कहा जा रहा है कि पर्ल हार्बर के बाद दूसरा ये अमेरिका के ऊपर इस तरीके का नेवल बेस पे अटैक हुआ है जी। और जहां जहां पे आपने देखा है कि चाहे वो यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे
कुवैत हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे जॉर्डन हो, जी। वहां सारे सक्सेसफुल अटैक किए हैं ईरान ने। जी। और उसका रीजन क्या था कि इनके एयर बेस को डैमेज कर देना, ताकि फर्दर जो है वहां से कोई भी जहाज उड़ के इनके ऊपर अटैक ना कर पाए। जी। अब इसमें कितना कामयाब ये हुए हैं अलग है। उसके बाद उन्होंने फिर ड्रोन को फॉलो अप किया, और ड्रोन से जो है वो एक तबाही मचाई है। ठीक है तो डॉक्टर जाकिर, ईरान ने बहुत मैं ही आता हूं क्लियर मैसेज। आपके पास आता हूं थोड़ा। मैं पहले राउंड में बाकी लोगों से, प्रोफेसर जिताब, ये हमले किस क्या स्थिति दिखा रहे हैं? और जैसा डॉक्टर जाकिर कह रहे हैं कि ईरान ने बस उसको इंतजार था कि कहीं से कोई ऐसी अगर शुरुआत होती है, जैसा उसने कहा था कि हम हमले की शुरुआत नहीं करेंगे लेकिन जवाब देंगे जैसे ही हमले हम पर होंगे, तो ईरान ने फौरन उन तमाम बेसिस को निशाना बनाया। क्या ये ईरान की स्ट्रैटेजिकल स्ट्राइक है? और फिलहाल क्या देख रहे हैं आप इस जंग में? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे, आप कह लीजिए, एशिया के लिए, विश्व के लिए और भारत के लिए खास करके। ऑफ कोर्स ईरान तो पहले से तैयार था, और अमेरिका और इजराइल की, जैसा डॉक्टर जाकिर ने बताया कि भाई उन लोग जब भी गए हैं नेतन्याहू वहां, अमेरिका तो कुछ न कुछ नई गुल खिला के आए हैं, और उसका परिणाम सामने दिख रहा है कि 7 देशों में ईरान ने अटैक किया है, जवाबी कार्रवाई की है, और सफल होता दिख रहा है। इसमें ईरान ने अपनी एक जो मजबूत उसकी स्थिति है, चाहे वो मिसाइल के क्षेत्र में कहा जाए या ड्रोन के क्षेत्र में कहा जाए, उसने दिखाई है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इससे खास करके जो महायुद्ध ये दिख रहा है, जिसमें 8, 9, 10 देश अब तक शामिल हो चुके हैं एक तरह से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसका खामियाजा अननेसेसरी बहुत सारे और आम लोगों को झेलना पड़ रहा है, और आगे और इसकी बढ़ने के खतरे हैं अगर ये वार कंटिन्यू होता है। ठीक है, मौलाना असलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है, ईरान अफेयर्स के माहिर है। मौलाना असलम, आपका भी स्वागत करते हुए मेरा सवाल यही है कि क्या आप देख पा रहे हैं ये, जैसा कि इस बार की जो जंगी सूरत हाल है, सबको सब कुछ पता था, सब अलर्ट पर थे, इन सब के बावजूद हमले हो गए, और हमले के बाद जो हालात है हम देख रहे हैं, ईरान ने भी भरपूर पलटवार किया है। मेरा सवाल यह है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल भाई आपका। जी, आपने इससे पहले एक प्रोग्राम में जो बात कही थी, आज वो मैं उसे सच होते हुए देख रहा हूँ। आपने इससे पहले ये कहा था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसके जवाब में ईरान अमेरिका के जो बेसेस हैं खलीज फार्स में और इजराइल, उस पर हमला करेगा। तो आज हमने अपनी आंखों से ये देखा कि तकरीबन 7 मुल्कों पे ईरान ने हमला किया है, और इजराइल को ले लिए तो 8 हो जाएंगे। और ये हमला, जैसा कि अभी हमारे पैनल में लोगों ने बताया, कामयाब हमला था जी। वो अमेरिका के जिसे अपने पैट्रियट के ऊपर गुरूर था, या वो इजराइल को जिसे वो आयरन डोम पर जिसे बहुत ज्यादा घमंड था, इन दोनों का घमंड एक अकेले मुल्क ने जो है चकनाचूर कर दिया। मैं एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ये जो बेसिस अमेरिका के गल्फ कंट्रीज में हैं, ये अगरचे कतर में है, बहरीन में है, लेकिन असल में वो अमेरिका की तरह से हैं। यानी जैसे आप उस पर हमला नहीं कर रहे हैं, बहरीन पे हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका पे हमला कर रहे हैं। तो आज ये अमेरिका के लिए बहुत ही स्याह दिन है, ये ब्लैक डे है कि अमेरिका के 7 मुल्क पे, गोया मैं कह रहा हूं, एक मुल्क ने हमला कर दिया है, और वो इतने कमजोर साबित हुए कि वो अपने डिफेंस सिस्टम से ईरान की मिसाइल को गिरा नहीं सके। तो ये कहा जा सकता है कि ईरान और ईरानियों के लिए ये खुशी का मौका है। अगरचे मैं ये बात भी कह रहा हूं कि इसमें ईरान का नुकसान अमेरिका और इजराइल से कहीं ज्यादा हुआ है, लेकिन वो जो साख वाला नुकसान हुआ है, जो वक़ार को पामाल किया ईरान ने, उसे वापस करने में, अमेरिका और इजराइल को वापस लाने में कई साल लग जाएंगे। वरना लोग ये सोचते थे कि अमेरिका के बेस पर हमला करना आसान काम नहीं है, बल्कि मुहाल है। ईरान ने वो करके दिखाया मेरे भाई। जी, डॉक्टर जाकिर, एक बार फिर आपके पास मेरा सवाल ये होगा कि अब आप बताएं कि जो ये मतलब जो हमने जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसमें यह है कि वॉर बिगिंस, इससे पहले हमने इस पर चर्चा की थी, आप तमाम लोग थे, इस पर हमने लिखा था वॉर क्वेश्चन मार्क, बट नाउ वॉर बिगिंस। तो क्या इसे अब ये वाकई एलानिया समझा जाए कि वॉर शुरू हो चुकी है, और ये अब आगे लंबी खींचेगी और फैलती जाएगी? इसमें मैं 2 पॉइंट बताना चाहता हूं। ईरान ने वॉर नहीं शुरू किया है। ईरान हमेशा एक बहुत ही कैलकुलेटिव मीन
कैलकुलेटिव स्टेप लेता है, क्योंकि वो जानता है उसकी लिमिटेशंस क्या जी। हैं, वो हम आप सब जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसने एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया है कि अगर आप मेरे पीछे आएंगे तो मैं भी आपके पीछे वहां तक जाऊंगा जहां तक जा सकता हूं। अब अगर वार बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, ये डिपेंड करता है ट्रंप पर और नेतन्याहू पर। जी। अगर ये वार बढ़ाना चाहते हैं तो ईरान पीछे आएगा, लेकिन फिर कहां जाके रुकेगा? अक्टूबर में जो है इजराइल में इलेक्शन है, नवंबर में मिड टर्म यूएस में इलेक्शन है जिसमें ट्रंप जो है, अगर ये वार लंबी खिंच गई और अमेरिका ऐसा कुछ नहीं कर पाया तो ये दोनों लोग जो हैं जी। इलेक्शन हार जाएंगे। ठीक है डॉक्टर तो जाकिर, एक मिनट बस, हाँ, और बोलिए बोलिए। यही चीज इसी चीज ने इन दोनों को मजबूर कर दिया कि नाउ और नेवर, जी। अभी अटैक कर दो। अगर और एक महीना 2 महीना डिले कर देते तो नवंबर अक्टूबर उनके सर पे आता और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बैड होते, जिसमें वो हार जाते। तो अब ये इनको जल्दी भी होगी कि एक आध हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में ये वार कंक्लूड कर दिया जाए और एक निगोशिएटिंग टेबल पर आके बैठा जाए। ये मेरा अंदाजा है और ईरान इसके लिए वेट कर रहा है। ओके तो प्रोफेसर अजीत, क्या आप भी यही देख पा रहे हैं? नेगोशिएशंस तो चल ही रहे थे, कई दौर की बातचीत हो चुकी थी मस्कत में, जेनेवा में, लेकिन नेगोशिएशंस के बिल्कुल बीच में ये हमला हो जाता है। अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दौरे हुए हैं एक मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे मुल्क में, जैसे अभी जिक्र हुआ कि नेतन्याहू गए थे ट्रंप से मिलने, उसके बाद फिर इसराइल में भी अभी हाल ही में एक दौरा हुआ था। तो मेरा सवाल ये पैदा होता है यहां पर, सवाल ये है कि क्या आप देख पा रहे हैं ये एकदम कैलकुलेटेड है, एस्टिमेटेड है, या फिर ये बहुत लिंगर करेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता शायद कि वॉर लंबी चले? देखिए, विश्व के कोई भी देश इसको नहीं चाहेंगे कि ये लिंगर करे। इससे विश्व समुदाय को, और खास करके जो एशिया के कंट्रीज हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उनके लिए बहुत ही आर्थिक रूप से ये डैमेजिंग होगा। लेकिन फिर वॉर किया ही क्यों अजिता? प्रोफेसर अजिता, मेरा सवाल है, फिर वॉर किया ही क्यों इसराइल ने हमला कर दिया? देखिए, वो ऑब्वियस है, जो ट्रंप साहब ने खुद कहा है कि रेजिमे चेंज इनका सबसे मेन है, कि जो ईरान की वर्तमान जो सत्ता में जो हैं उनको हटाना ही मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि बातचीत के कितने भी दौर हुए हैं उसके परिणाम ट्रंप के अनुसार पॉजिटिव नहीं आए हैं। तो रिजीम चेंज करना ही क्यों चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर के जो इशू हैं उनके, या मिसाइल के इशू हैं, या जो भी हाल फिलहाल जो वहां मूवमेंट हुआ, अमेरिका इससे पूरी तरह से नहीं है। और पिछले 57 लगभग 47 साल में आप देख लीजिए, रेजिमे चेंज के लिए कई बार कोशिशें हुई है। ऐसा नहीं है, जब से ईरानियन क्रांति के बाद से आप देखें तो कई बार ये कोशिश हुई। पिछले जून में भी अमेरिका ने अटैक किया, और ईरान कभी झुकने वाला नहीं है। ईरान ने इसको साबित कर दिया, और उस चीज को अमेरिका ने, खास करके ट्रंप ने, अपने पे ले ली है और झुकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, तो अजित, प्रोफेसर अजित, मेरा सवाल एक और यहां पर यह है कि ये तमाम चीजें चल रही हैं, इन सब के बीच ये कैसे मान लें कि जो अटैकर है, जो जंग की शुरुआत कर रहा है, जो धमकियां देता है, फिर तैयारी करता है, फिर मोबिलाइजेशन करता है, फिर अटैक भी करता है, फिर वो ये चाहता है कि जंग लंबी भी ना खींचे, क्यों? देखिए, जंग अगर लंबी खींचेगी तो ये अमेरिका, जैसा कि जाकिर साहब ने बताया कि भाई दोनों जगह अमेरिका में भी मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, इजराइल में भी इलेक्शन आने वाले हैं, तो उनकी जनता इसको बहुत पॉजिटिव नहीं लेगी और उनके देशों में भी इसका असर होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ईरान को ऑफकोर्स बहुत ज्यादा इससे तबाही देखने की जो हम देख रहे हैं शुरुआत हो चुकी है। 36 बच्चे मर गए हैं, कि स्कूल में इस तरह की दुर्घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि इसको जल्दी से जल्दी रोके, और इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी, चाहे वो रूस का रोल हो, चाइना का रोल हो, जो ईरान के बहुत साझेदार रहे हैं, और इसमें भारत का रोल, भारत खास करके ब्रिक्स का भी अध्यक्ष है, तो और ईरान ब्रिक्स का एक सदस्य देश भी है। प्रोफेसर अजित, अभी हमारे प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने शायद इसराइल के पीएम को समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी अटैक हुआ? देखिए, ऑब्वियसली है कि वैसी कोई समझ तो बनी नहीं। हर देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने हित होते हैं, और इजराइल खुद को समझता है कि भाई उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। तो इसलिए ईरान को कब्जे में करना, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को कंट्रोल करना, उसको नेस्तनाबूद करना, जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम है उससे इजराइल को सबसे बड़ा खतरा है, और वो मिसाइल प्रोग्राम बढ़ता ही जा रहा है। जितना ईरान को टाइम मिलेगा उतना ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो गया। तो प्रोफेसर अजित, एक सवाल मेरा लगे हाथ आपसे और है, क्या ये जंग इसराइल ने की, इसराइल चाहता था, या अमेरिका ने की, अमेरिका चाहता था? देखिए, ये इजराइल और अमेरिका दोनों गठबंधन है, वो आप ऑब्वियस है कि दोनों मिलके ही ये कर रहे हैं, और उसमें दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ईरान के अगेंस्ट में।
तो दोनों की मिली भगत है। इजराइल ने आज शुरू किया और अमेरिका ने उसको ज्वाइन किया है, तो दोनों की मिली भगत है और दोनों ने मिलकर ही ये किया है। अमेरिका में कुछ फाइल्स की चर्चा बहुत ज्यादा है, क्या उन फाइलों का भी दबाव था डोनाल्ड ट्रंप पर? देखिए, कहना ये मुश्किल है, लेकिन हाँ, ट्रंप के अपने हैं जो अपनी उनकी वहां के नागरिक हैं, उनको दिखाना, ट्रंप को ये दिखाना है कि वो अपना विश्व का एकमात्र शक्ति है इस तरह से। और खास करके जब मध्य पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ पे अमेरिका के काफी बड़े स्टेक हैं। 9 देशों में इन्होंने जहां पे अभी अपने अड्डे बना रखे हैं, चाहे वो बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, हर जगह उसने अपने अड्डे बना रखे हैं, अपना दबदबा बना रखा है। तो अमेरिका इनको यूज करके और इतनी खर्च वो कर रहा है, तो उसको ना कहीं लगता है कि भाई ये ईरान क्यों नहीं हमारी बात मान रहा है। ईरान को दबाने का, और ईरान, खास करके ईरान का एक जो पूर्व शाह है यहाँ के, वो अमेरिका के साथ मिले हुए हैं। यहाँ के ईरान के नागरिकों को तोड़ने की भी चेष्टा बराबर होती रही है, चाहे उसके लिए एलन मस्क का जो इंटरनेट की सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराना हुआ है, लोगों को तोड़ना है, वो प्रयास भी जारी है। उसमें ईरान में लोगों को तोड़ने में अमेरिका अभी तक सक्षम नहीं रहा है, और शायद वो एक मजबूरी हो गई कि इनको अटैक करना पड़ा। ठीक है, मौलाना असद साहब, मेरा सवाल आपसे भी यही होगा कि क्या ये जंग इसराइल चाहता था या अमेरिका चाहता था? ये जंग किसकी है? देखिए, दोनों एक हैं और दोनों का के जो मफाद हैं वो सेम हैं। ईरान को गिराना, ईरान को ख़त्म करना, या ईरान की जो हुकूमत है उसका तख्ता पलटना, और ये बाकी तमाम बातें सिर्फ बहाना है। जैसा कि दुनिया इस बात को जानती है कि ईरान तन्हा एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका के सामने झुका नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत को लाया जाए कि जो अमेरिका की कठपुतली हो, जैसे मोहम्मद रजा पहलवी 79 से पहले ईरान में हाकिम था और उसने अमेरिका के उनकी मर्जी के मुताबिक सारे काम किए थे और उसी का एक तरह से गुलाम बना हुआ था। वो चाहता ये अमेरिका कि इजराइल तो कुछ नहीं है, असली में अमेरिका है। और जो आपका सवाल है कि अमेरिका चाहता है या इजराइल, तो जवाब यही है कि अमेरिका चाहता है। इजराइल तो उसका एक बेटा है। बेटा और बाप, इन दोनों के नजरियात अलग अलग नहीं होते, ओपिनियन अलग नहीं होते, दोनों एक हैं। लेकिन मकसद ये है ईरान पे हमला करने का कि जिस तरह से सारे मुस्लिम ममालिक जो गल्फ के हैं अमेरिका के सामने सजदा रेज हैं, सर झुकाए हुए हैं, वो ईरान ऐसा क्यों नहीं करता है? जब तक ईरान इस तरह की हरकतें करेगा इनके हिसाब से, वो ईरान पर इसी तरीके से हमला करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे ईरान के खिलाफ। सद्दाम को उकसाया, 8 साल सद्दाम ने ईरान से जंग लड़ी, आखिर में उसको हारना पड़ा। उस वक्त मैं आपको विशाल भाई बताऊं कि जब ईरान इराक की जंग हो रही थी तो अमेरिका और रूस दोनों सद्दाम का साथ दे रहे थे। गल्फ के सारे कंट्री जितने ममालिक थे सब साथ दे रहे थे। सीरिया और लीबिया के अलावा सारे मुस्लिम ममालिक इराक के साथ थे, लोग पैसा दे रहे थे, असलाह दे रहे थे। लेकिन उस वक्त भी ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सके। ये ईरान अगर 1000 साल जंग, अगर ये 1000 साल भी चलेगी तो ईरान का नुकसान तो होगा, लेकिन ईरान की शिकस्त नहीं हो सकती है। ठीक है, मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है। मोहम्मद अमीन साहब, जंग की शुरुआत हो चुकी मान लिया जाए, जंग शुरू हो चुकी, कब तक चलेगी? देखिए, जंग तो शुरू हो गई अपने हिसाब से, लेकिन जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि दोनों लड़ाई में बराबर से पहलवान खड़े रहेंगे। आप देखिए कि ये जो अभी आप बात कह रहे थे हमारे मौलाना साहब, इस बात को कि ये बाप और बेटे हैं, बिल्कुल सही बात है। इजराइल उनका बेटा है, उनका बाप है, ट्रंप अमेरिका। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जंग पे मुहाने पे आ चुके हैं और कोशिश यही है कि वहां पे इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। लेकिन एक शेर के साथ मैं इसको खत्म करूंगा कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये वो कौम नहीं है ईरान की कि वो उनसे खच्चा खा जाएगी, वो मर मिटना पसंद करेगी लेकिन झुकेगी नहीं उनके आगे। मैं समझता हूं इस बात से आप मुत्तफिक हो गए सभी लोग। जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये जंग की जो शुरुआत हो गई, ये पहले से खबर तो थी, सबको खबर थी, जैसा भी जाकिर साहब भी कह रहे थे कि सबको पता था, यानी कि तमाम लोग, यहां तक के दूसरे मुल्कों के भी लोगों को ये पता था कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होगा। कब होगा? सुबह होगा या शाम होगा, आज होगा या कल होगा, ये हो गया। तो क्या ये माना जाए कि तमाम चीजें जो हुई हैं, ईरान उससे तैयार था? ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है, तमाम अमेरिकी बेसिस पे हमला किया है लगभग उसने, जितने भी मिडिल ईस्ट में तमाम अमेरिकी बेसिस हैं, चाहे जॉर्डन में हो, यूएई में हो, यहां तक कि रियाद में, यहां तक कि बहरीन में। ईरान उसी दिन से तैयार था जिस दिन उन्होंने पहले हमला किया था।
और वो अपनी जगह एटॉमिक एनर्जी बन चुका है, उसको कुछ कम नहीं कर पाएंगे। और जहां तक सवाल है, उसने पहले से इनके ठिकाने ढूंढ लिए थे, तभी अब की बार याद होगा आपको, यूएई ने भी यही कहा था और भी गल्फ कंट्रीज ने कहा था कि हम जमीन और आसमान नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही इस बात को, ईरानियों ने ठिकाना ढूंढ लिया और उन पर पहले ही वार कर दिया। क्यों? क्योंकि जितने गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने उनको बेसिस दे रखे हैं, उन बेसिस से पे इन पे हमला होता, इसलिए पहले ही उन्होंने कहा इससे पहले हम खत्म कर देते हैं, जो एक मिलिट्री की चाल होती है। तो आज ईरान ने करके दिखा दिया। उन्होंने 30 हमले किए इजराइल से, इन्होंने 70 कर दिए। 70 के साथ में उन ठिकानों पे भी कर दिया जिन ठिकानों से इनको ये महसूस होता था कि हमारे ऊपर अटैक होगा। ये बेसिस थे। और मैं समझता हूं अगली बार इनका अब्राहम लिंकन जो शिप खड़ा हुआ है उन पे हमला करने की कोशिश करेगा ईरान। ईरान पीछे हटने वाला, दबने वाला नहीं है कंट्री में, आपको आज बता रहा हूं। ठीक है। जाकिर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे भी करना चाहता हूं, फिर मुझे लगता है इफ्तार का वक्त हो जाएगा। जाकिर साहब, ये क्या देख रहे हैं आप? मतलब जो आपने बात कही वही बात अभी अमीन साहब कह रहे हैं कि दरअसल ईरान को बहाना मिल गया कि अमेरिकी तमाम बेसिस पे हमला करने का, उसने कर दिया हमला। क्या इन हमलों के बारे में यह माना जाए कि ये हमले वाकई इस नौयत के हैं कि बिल्कुल अब अमेरिका के बहुत कड़ा और मैसेज चला गया? जी हाँ, मैसेज तो चला गया है। और इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किसने की थी? ये चाइना ने 1 हफ्ते पहले सारी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी जी। अल दफरा एयरबेस यूएई में, हाँ, सऊदी अरब में, कतर में, कुवैत में, इराक में, जॉर्डन में पिन पॉइंटेड जो है डेटा प्रोवाइड किया था जी। और उसी पे उन्होंने अटैक किया। और अभी चाइना जो है लेटेस्ट जो मिसाइल्स वगैरह जो है उसको टेस्ट भी करना चाहता है यहाँ, उसकी सप्लाई भी कर दी है। और ये जो बड़े बड़े जो है बेड़े खड़े हुए हैं, इनके टूटने में मुझे कोई शुबहा नहीं है। अगर ईरान को मौका मिल जाएगा तो इसको तोड़ देगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ये बेड़े लौट के फिर जो है इंडो पैसिफिक में जाए जहां उसको लड़ना पड़े। चाइना नहीं चाहेगा कि इंडो पैसिफिक में जाए और वहां पे उसको लड़ना पड़े। तो ये लड़ाई डिपेंड करती है अमेरिका कहां तक ले जाना चाहता है। और रही बात लड़ाई किसने शुरू की, ये इजराइल ने शुरू की, उसमें अमेरिका को आना पड़ा। और वो फाइल जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उसका एक रोल है जी, बड़ा रोल है एप्स्टीन फाइल का जी। मतलब उसके वजह कर भी कहने कि अमेरिका पर दबाव था कि अमेरिका कुछ न कुछ बिल्कुल। अब आप देखिएगा कहीं ना कहीं जो है ट्रंप की जो फाइल्स हैं वो टेलीग्राम पे या कहीं भी ईरानियन सोर्स से लीक आउट होंगी। अच्छा, बच्चों के साथ वो जो उन्होंने कुकर्म किए हैं जी। ओके, तो मैं अब प्रोफेसर अजिताभ के पास आना चाहूंगा। आप लोग वक्त ले सकते हैं, वक्फा ले सकते हैं। प्रोफेसर अजिताभ, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। प्रोफेसर अजिताभ, ये जो बात सामने आ रही है कि ईरान ने दरअसल उस मौके को भुनाया और जितने भी बेसिस थे मध्य पूर्व में उसको अमेरिका के बेसिस को नुकसान पहुंचाया, और इसमें चाइना ने मदद कर दी। प्रोफेसर जी साहब, अब आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई चाइना और रशिया कहीं ना कहीं और किसी न किसी सूरत में ईरान के साथ खड़ा है? क्या इसको अमेरिका समझ रहा है? देखिए, अमेरिका समझ भी रहा है और ये सच्चाई भी है कि चाइना और रूस ईरान के साथ खड़ा है, पहले से हैं। और इनकी आपस में हथियारों की भी आपूर्ति, टेक्नोलॉजी की आपूर्ति, ये सारी चीजें चल रही हैं पहले से। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका के अगेंस्ट में चाइना और रूस ईरान के साथ खड़े हैं। बट सामने आने की बात है, जब तक चीन और रूस ईरान के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएंगे तब तक ये वार एक तरह से एक तरफा ही कहा जाएगा, क्योंकि अमेरिका की जो एक विश्व शक्ति का जो इसके पास है और खास करके इजराइल बगल में है। दुर्भाग्य यह है कि इसमें जो यहाँ के मोनार्कीज हैं, खास करके जो गल्फ के जितने भी स्टेट्स हैं, सारे मोनार्की हैं, राजशाही वाले हैं। ये सारे अमेरिका के संरक्षण में हैं और अमेरिका के दबाव में काम करते हैं। अब अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि कतर ने फॉर एग्जांपल या बहरीन ने कहा है कि भाई हम भी आप अटैक करने की स्थिति में होंगे अगर ईरान कंटिन्यू करता है जी। तो अगर ये दो तरफा फिर चले जाएगी, अगर कतर से भी ऐसा हो गया या और, तो ईरान चारों तरफ से घिरने की इसकी खतरे की स्थिति होगी। तो बेहतर यही होगा कि ईरान यहाँ पे मिलजुल के और कोई बीच का रास्ता निकाले जो विश्व समुदाय के लिए भी और इनके लिए भी बेहतर हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डायलॉग का प्रोसेस चल रहा था
डायलॉग के प्रोसेस के बाद, इससे पहले भी बात हो रही थी, जब इसका पहला जो 12-13 दिनों की 2025 की जो जंग थी, तब भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत और ये सब तमाम चीजें चल रही थी, मतलब बात होंगी, ये हो जाएगा। और इसी बातचीत के दरमियान अमेरिका ने अटैक कर दिया था, जो बस्टर बम गिराए थे, बंकर बस्टर बम। और एक बार फिर यही चीज देखने में आ रही है। बातचीत अभी चल रही है, जिनेवा में भी एक दौर की बात हो चुकी है, आगे भी बातचीत हो सकती है कि होगी, लेकिन ये इसी बीच ये अटैक हो जाता है। ये जल्दबाजी किसे है? इसराइल को है, अमेरिका को है? और क्यों जल्दबाजी है? कौन, क्या ऐसी चीजें जो हाथ से चली जाएगी? क्या ऐसी चीजें जिसका दबाव है? देखिए, उसमें दो तरह के हैं। एक तो इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कहा जाए, दूसरा इसका मिलिट्री सिग्निफिकेंस कहा जाए। पॉलिटिकल ये है कि वहां पे जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, जो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, इजराइल में आने वाले हैं, उसका प्रेशर तो निश्चित रूप से ट्रंप पे या नेतन्याहू पे है कि किसी तरह से ईरान को दबाव में बनाया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से ये विश्व समुदाय को दिखा रहे हैं कि भाई ईरान दुश्मन है, ईरान ये है, ईरान वो है, तो विश्व को दिखाना। दूसरी तरफ जो जेन्युइन खतरा इनको लग रहा है, क्योंकि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो परमाणु हथियारों की बात की जाए या मिसाइल के जो इनके पास हथियार हैं, उससे ईरान से अमेरिका तक को खतरा है कि ये ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर वो अमेरिका को डायरेक्ट खतरा कर सकता है, अमेरिका तक डायरेक्ट अटैक कर सकता है। और जो यहाँ पे आसपास इनके बेसेस हैं, उस पे तो वो सारे इनके ईरान के रेंज में है। और वो आज फिर से ये प्रूव हो गया कि ये सारे बेसिस पे ईरान ने पूरी जम के वहां पे अटैक किया है और प्रूव किया कि भाई वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। प्रोफेसर इल्ताब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। हम फिर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल वॉर बिगिंस, जंग शुरू हो चुकी है, आगे क्या क्या मोड़ आते हैं उसके साथ हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। हमें दें इजाजत।